राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बिहार के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। और चूंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का समय काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, इसी रिगार्डिंग हम लोग ज्योग्राफी का वन शॉट देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अंतिम समय में निश्चित तौर पर ध्यान रखी जानी चाहिए। उसी रिगार्डिंग में हम लोग आइए सेशन का शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा बिहार। और इस बिहार के मैप को थोड़ा अच्छे से हम लोगों को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बीपीएससी फ्रेम करती है। जैसे देखें, बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है। बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर झारखंड है दक्षिण में, और पश्चिम में यूपी है। अब बीपीएससी ये भी क्वेश्चन फ्रेम करती है कि बिहार के कितने जिले जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं, वो और वो कौन कौन से हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कुल 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं, ठीक है। और झारखंड से सीमा साझा करने वाले को देखें तो ये देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये कुल 8 जिले हैं। और यूपी से सीमा साझा करने वाले जिले को जब हम देखते हैं तो देखिए, ये रोहतास भी यूपी से सीमा साझा करता है, ठीक है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ये भी 8 जिले हैं। तो बीपीएससी इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर भी चुकी है ऑलरेडी। मैं बहुत बेसिक चीजें नहीं बता रहा हूँ इसमें कि 38 जिले हैं, 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। और इसमें 9 प्रमंडल हैं और 9 के कौन कौन से हेडक्वार्टर है, वो उतने बेसिक में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं मोटी मोटी चीजें इसमें कोशिश करने की कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, एक बिहार के डिवीजन को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि बिहार का डिवीजन अगर नॉर्थ साउथ करें, इस तरह करें, तो इस रीजन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इस रीजन को नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। और गंगा नदी जो है, गंगा नदी का बहाव कुछ इस तरह है, ठीक है। इस तरह से गंगा नदी का बहाव है। हम लोग काफी चीजों को आगे देखेंगे। अ, आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी सबसे पहले देखेंगे तो भौगोलिक अवस्थिति, इसके बारे में देखेंगे कि भौगोलिक अवस्थिति इसका विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार 24, 20, 10 से 27, 31, 15, ये जो है एकदम एग्जैक्ट फिगर के साथ याद रखिएगा। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, साउथ ना आप लोग लगाएं। और देशांतर ये विस्तार देखें तो 83, 19, 15 से 88, 17, 40, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटो याद रखना है कि 24, 20, 10 से 27, 31, 15 क्या है, अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 83, 19, 15 से 88, 17, 40 तक, ठीक है। उसके बाद इसकी ज्यामितीय आकृति हम लोग देख ही चुके हैं कि ये आयताकार आयताकार श्रेणी में है, ठीक है। इस तरह से इसका क्षेत्रफल देखिए, बीपीएससी ये भी क्वेश्चन फ्रेम कर चुकी है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा कितना है, 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है, ठीक है। और ये कई कई जगह आप लोग को 12वां स्थान भी मिलेगा। तो 12वां स्थान क्यों है वो मैं बता देता हूँ कि अगर सिर्फ ओनली स्टेट्स की बात करें, ओनली स्टेट्स की बात करें, तो उसमें बिहार का स्थान 12th आता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट्स प्लस यूटी कर दें, यूनियन टेरिटरी, तो उसमें 13वां स्थान आता है, क्योंकि लद्दाख इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखेंगे कितना है, 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 483 किलोमीटर है, ठीक है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखेंगे तो इसकी 173 फीट या 53 मीटर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक गर्म और ठंडा जिला कौन सा है, गया। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से हैं, कांवड़ झील पहला था, ठीक है। उसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जमुई में है। ये 3 रामसर स्थल हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि बिहार के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर है, उसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे चट्टानों का विभाजन कैसे किया गया है। 4 तरह के चट्टान यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान, ठीक है। धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान ये दोनों प्री कैम्ब्रियन युग की है,
ठीक है। इस तरह से भी थोड़ा सा टेक्निकल शब्द में अगर बीपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है तो इस तरह के शब्दों से भी आपको रूबरू होकर रहना चाहिए। और इस धारवाड़ चट्टान के बारे में देखें तो ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये इसका क्षेत्र देखें तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियां, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया इन क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रमुख खनिज के बारे में देखें तो यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट और क्वार्टजाइट की उपलब्धता पाई जाती है। इसकी विशेषता देखें तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक का जो है ये हिस्सा है धारवाड़ चट्टान, ठीक है। और ये जीवाश्म रहित है। कई बार बीपीएससी इसकी विशेषता देकर ये पूछ सकता है कि ये किस चट्टान की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन चट्टान के बारे में देखें तो ये भी प्री कैम्ब्रियन युग का है। और इसका विस्तार देखें तो दक्षिण पश्चिम बिहार और रोहतास कैमूर में है। और इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पायराइट की मात्रा पाई जाती है। भारत का लगभग 95% पायराइट इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। टर्शियरी चट्टान की बात करें तो इसका निर्माण काल देखेंगे तो मायोसीन से प्लिस्टोसीन काल तक है। मायोसीन से प्लिस्टोसीन काल तक पश्चिम चंपारण जिले में ये पाई जाती है। और कंग्लोमरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इसमें प्रमुख खनिज हैं। और सोमेश्वर की पहाड़ी का ये भाग है। खनिज तेल के भंडार होने की भी आशंका इसमें है, ठीक है। और क्वाटरनरी चट्टान के बारे में देखेंगे तो ये प्लिस्टोसीन से होलोसीन युग तक का निर्माण काल है। और उत्तरी मैदान के जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण जो है क्वाटरनरी चट्टान के क्षेत्र में ही माना जाता है। और जलोढ़, बलुआ पत्थर, बजरी, कंग्लोमरेट ये सब प्रमुख खनिज हैं। और हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जो मिट्टी का तीव्र जमाव होता है उससे हम सभी जानते हैं कि उत्तरी बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। और उसी को वो जो है क्वाटरनरी चट्टान की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लीस्टोसिन से होलोसीन तक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उच्चावच के आधार पर बिहार को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, गंगा का मैदान है और दक्षिण का पठार है। इन तीनों के बारे में हम लोग और भी अधिक विश्लेषण करते हैं कि जैसे शिवालिक पर्वत श्रेणी और तराई क्षेत्र क्या है तो उसके बारे में देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में जो चंपारण जिले है उसमें शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद विस्तार इसका 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और इसे हिमालय का तृतीय मोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक को हिमालय का तृतीय मोड़। इसके 3 उप विभाग हैं। कौन कौन से? रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और तीसरा इसके कुछ दर्रे के बारे में देखेंगे। तो रामनगर दून जो है ये दक्षिण श्रेणी के रूप में 32 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? संतपुर है रामनगर दून का, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। रामनगर दून का सबसे ऊंचा भाग संतपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में देखें तो ये त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भेकना ठोड़ी तक लगभग 784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये बिहार और नेपाल के बीच सीमा का भी निर्माण करता है। कौन सा? तो ये सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। कुछ दर्रे इसमें इंपॉर्टेंट है, जो सोमेश्वर का दर्रा, भेगनाठोड़ी में और मरवात का दर्रा, ठीक है। ये नाम आए तो आप इससे रिलेटेड आप लगा सकते हैं। सर्वोच्च चोटी जो है सोमेश्वर किला, इसकी ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई 2 सोर्सों से अलग अलग सोर्सों से ये डाटा मिलता है, 874 या 880 मीटर। बीपीएससी ऐसा नहीं करेगी कि दोनों देगी, ठीक है। और एक दून घाटी क्या होता है? दून घाटी होता है, हरहा नदी घाटी भी इसको कहा जाता है। और रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में ये दून घाटी पाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, ये रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी, इन दोनों के बीच की का जो क्षेत्र है उसको दून घाटी कहा जाता है। और इसको हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। एक शब्द आएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या है? तो गंगा मैदान के जो उत्तरी भाग है वो शिवालिक श्रेणी के मध्य ये इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी के मध्य और उत्तरी मैदान के भाग के मध्य। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र होता है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें औसत वर्षा होती है, ठीक है। अब देखते हैं गंगा के मैदान के बारे में। गंगा के मैदान का विस्तार देखिए तो कुल 90,650 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% हो जाता है ये। और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और शिवालिक श्रेणी से छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार माना जाता है। औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर और औसत ऊंचाई देखें तो 60 से 120 मीटर। इसी में इसके बारे में देखिए, गंगा के मैदान का औसत ढाल एक रह गया है, औसत ढाल, ठीक है।
औसत ढाल कितना है, तो औसत ढाल इसका 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर में मात्र 6 सेंटीमीटर का इसमें ढाल है। और इसका ढाल किस ओर है, तो ये जैसे बिहार का मैप हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये गंगा नदी है, और एक तो नॉर्थ से साउथ की ओर इसका ढाल है, ठीक है। और दूसरा देखें तो एक नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर ढाल है, ठीक है। ये हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आए, तो आप लोग इसमें सोच समझ कर लगाइएगा, ठीक है। देखते हैं गंगा के मैदान को जो है दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी है, बागमती है, कमला है, मेची है, महानंदा है, ठीक है। ढाल इसका उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे मैंने बताया, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। और इस मैदान में नदियों द्वारा प्रत्यक्ष विसर्पाकार जो है गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर गोखुर झील और चौर का निर्माण होता है, ठीक है। भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर और चौर या मन इसकी विशेषता है, ठीक है। अब भाबर क्या होता है, खादर, बांगर, इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्ट सेशन है इसलिए। दक्षिण गंगा का मैदान देखें तो ढाल इसका दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई पश्चिम से जो पूर्व की ओर है वो घटती जाती है, ठीक है। आप जैसे देखें, फिर से बिहार का अगर मैप ड्रॉ करें हम लोग, मान लीजिए ये बिहार है, ये दक्षिण का मैदान है, तो इसका जो है इसकी उत्तर की ओर जो है ये इस तरह है इसका ढाल, ठीक है। और उत्तर मैदान का इस तरफ है, और इधर पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है। प्रमुख नदियां कौन? सोन है, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु, अजय, जानन। कांप मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है दक्षिणी मैदान में, ठीक है। दक्षिण के पठार के बारे में देखें तो इस पठार ये जो है पश्चिम में कैमूर जिले से शुरू होता है और पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक इसका विस्तार है दक्षिण के पठार का, ठीक है। गया, मंदार, बराबर एवं जठियन की पहाड़ियां, डुंगेश्वरी पर्वत, राजगीर पहाड़ियां, सुकरपीठ की पहाड़ियां, ये भी नालंदा में पड़ता है। बिहार शरीफ और मुंगेर की पहाड़ियां, कैमूर और रोहतास का पठार इसके अंतर्गत आता है, दक्षिण के पठार के। और गया के आसपास में रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी, ब्राह्मणी पहाड़ियां ये सभी पाई जाती हैं, दक्षिण के पठार के अंतर्गत ही आती है ये। सोन नदी जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोन नदी कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है, ठीक है। ये कई बार बीपीएससी फ्रेम कर सकती है क्वेश्चन। और साथ में यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड भी है, और छोटा नागपुर का सीमांत क्षेत्र भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं कि बिहार की जलवायु के बारे में समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह जो है उपोष्ण जलवायु में आती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बीपीएससी शब्दों से खेलती है। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये। पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु। अब इसका जो है वर्गीकरण भी किया गया है, किन किन के द्वारा किया गया है, तो कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नफेट, इनके द्वारा वर्गीकरण भी किया गया है जलवायु के आधार पर। तो क्या क्या नामकरण दिया गया है? नॉर्थ भाग को CWG कोपेन के द्वारा, और दक्षिण बिहार को AW, किनके द्वारा? कोपेन के द्वारा, ठीक है। और त्रिवार्था के अनुसार देखें तो जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार को CAW और दक्षिण बिहार को AW, यहाँ ये दोनों लोग सेम है, ठीक है। कोपेन और त्रिवार्था दक्षिण बिहार को AW से संबोधित करते हैं। जो थॉर्नफेट है, इनका विभाजन थोड़ा सा अलग है। ये जो है बिहार के, ये अगर इस तरह का बिहार का मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कोपेन और त्रिवार्था जो है नॉर्थ और साउथ में इसका विभाजन करते हैं, जबकि थॉर्नफेट द्वारा जो है उत्तर पश्चिम का जो ये संकीर्ण क्षेत्र है इसको CBW से संबोधित करते हैं, ठीक है। और शेष बिहार को CAW से संबोधित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये टेबल निश्चित तौर पर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन इसको ऐसे एज इट इज याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में देखें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को यहाँ क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। सबसे गर्म स्थान गया है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितनी है? 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो पटना के पश्चिम में जो है स्थित जो त्रिकोणीय भूखंड है वहां पर
जैसे अगर हम लोग मैप को एक बार फिर से देखते हैं कि पटना के पश्चिम में जो त्रिकोणीय भूखंड है, देखिए जैसे ये पटना है और ये जो भूखंड है त्रिकोणीय, इस भूखंड पर जो है सबसे कम वर्षा पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। आगे देखते हैं हम लोग कि जैसे बिहार में कृषि जलवायु के क्षेत्र की संख्या कितनी है, 3 है मूल रूप से, ठीक है। और जो उत्तर पश्चिम जोन है, हमने अभी ऊपर वर्गीकरण किया था, उत्तर पश्चिम जोन कौन सा है, तो उसमें 13 जिले हैं। उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिले हैं। दक्षिणी जोन में 6 जिले हैं और दक्षिणी जोन के बी पार्ट में 11 जिले हैं। अगर बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करती है कि 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों की संख्या किस जलवायु क्षेत्र में है, तो ये है जोन 3। जोन 3 में आप देखेंगे, दोनों मिला देंगे तो हम लोग 17 जिले हैं, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट रूप से पूछे, अगर पार्ट ए और पार्ट बी करके एग्जाम में आए, तो उसमें फिर उत्तर पश्चिम जोन लगाना है जिसमें 13 जिले हैं, ठीक है। और सबसे कम किस में है, दक्षिण जोन 3A में 6 जिले हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित ये फैक्ट है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसमें फसल प्रतिरूप फसल कौन कौन से होते हैं वो है। और जो उत्तर पश्चिम में कुछ जिले को देख लेते हैं हम लोग, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, ठीक है। और उत्तर पूर्व में कौन कौन से जिले, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज। दक्षिण पश्चिम में देखें तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और गया, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में 6 जिले कौन कौन से हैं, तो मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, भागलपुर और बांका, ठीक है। ये हो सकता है कुछ जिले अगर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनाना हो क्वेश्चन सेटर को, तो ऐसा कर सकता है कि एक जिले को दूसरे जिले के दूसरे जोन में डालकर ऐसा हो सकता है पूछे कि इसमें से विषम कौन सा है, ठीक है। अब देखते हैं बिहार की मृदा के बारे में। बिहार की मृदा के बारे में देखें तो जो कृषि अनुसंधान विभाग है उसके द्वारा जो भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मृदा को 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। एक है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान और दक्षिणी पठार की मृदा, ठीक है। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं हम लोग कि गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा के बारे में। जो दलदली या पीडमोंट या तराई क्षेत्र की मृदा है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुकी है कि पीडमोंट वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण से संबंधित है। और पश्चिम इसकी पहाड़ियों के साथ साथ किशनगंज में भी इसका विस्तार थोड़ा पाया जाता है। और इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है, ठीक है। एक अन्य है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। इसका कहाँ कहाँ विस्तार है, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया, कोसी क्षेत्र में, ठीक है। और बलसुंदरी मृदा भी उत्तरी मैदान की मृदा है, जो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। अब देखते हैं गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा। इसमें कौन कौन से हैं, ये ताल मृदा है, पुरानी जलोढ़ या करल केवाल मृदा है, बलथर मृदा है, कगारी मृदा है, ठीक है। ताल मृदा के बारे में देखें तो ये गंगा के दक्षिण तट पर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार है और ये काफी उर्वरक है और रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ या करल केवाल मृदा का विस्तार देखें कहाँ कहाँ है, रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में, ठीक है, क्षेत्रों में। जल ग्रहण की क्षमता इसकी अत्यधिक होती है और प्रकृति इसका अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ या करल केवाल मृदा की उर्वरा शक्ति भी इसकी अत्यधिक होती है। बलथल मृदा के बारे में देखें तो प्रकृति इसकी अम्लीय है, रंग पीला और लाल है, कंकड़ और रेत की मात्रा उसमें पाई जाती है। साथ ही कगारी मृदा के बारे में देखें तो नदियों के जो तटबंध होते हैं, ठीक है, तटबंध के रूप में इसका विस्तार होता है। सोन, बुलबुल, पुनपुन, फल्गु आदि के नदी के कगार पर कगारी मृदा पाया जाता है। आगे देखें कि दक्षिणी पठार की मृदा। दक्षिणी पठार की मृदा को जो है 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक है लाल एवं पीली मृदा और दूसरा है लाल बालुका युक्त मृदा, ठीक है। इसके बारे में तथ्य देखते हैं कि लाल एवं पीली मृदा जो है मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर लौह तत्व की अधिकता होती है, इसलिए इसे पीली मृदा के रूप में कहा जाता है। मोटे अनाज और दलहन की खेती भी यहाँ होती है। लाल बालू का युक्त मृदा जो है ये देखें
तो ये रोहतास और कैमूर के बाहरी क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ भी मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है, ये कुछ एक मृदा का के बारे में जो वर्गीकरण है उसको आप लोग देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये क्षेत्र, ये बेल्ट जो है तराई मृदा का बेल्ट है। ये ये बेल्ट ये बेल्ट जो है खादर का बेल्ट है और गंगा के जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तारित है वो टाल मृदा है। लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र देख सकते हैं, इन क्षेत्रों में है। जो लाल बालू का युक्त मृदा है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। करेल का बाल इन क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ जो बिहार के अपवाह तंत्र हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बिहार के अपवाह तंत्र ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला नाम है गंगा। और गंगा के बारे में देखें, इसका उद्गम स्थल देखेंगे हम लोग, सभी नदियों के बारे में उद्गम स्थल देखेंगे, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उसके बारे में कुछ अन्य तथ्य को भी देखेंगे। ठीक है, गंगा का उद्गम कहाँ से? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। इसकी सहायक नदियां उत्तर दिशा में से देखें तो घाघरा, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला और महानंदा। ठीक है, और दाई और यानी दक्षिण दिशा से देखें तो ये, क्योंकि बायां और दायां ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि नदी की जो दिशा होती है उस दिशा में जो है अपने आप को आप खड़े होकर देखिएगा कि आपका लेफ्ट कौन सा है, आपके लेफ्ट की तरफ से कौन सी नदियां आ रही हैं और आपके राइट की तरफ से कौन सी नदियां आ रही हैं। वही बेसिकली इसका जो है निर्धारण करता है कि कौन सी बाई दिशा से आने वाली नदियां हैं, कौन सी दाई दिशा से आने वाली नदियां। ठीक है, तो दाई दिशा से देखें तो सोन नदी है, कर्मनासा है, पुनपुन है, क्यूल है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्यों को भी इसके बारे में देखते हैं कि बिहार में यह नदी जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में। ठीक है, आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो सकता है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में बीपीएससी लिख दे कई बार, तो ये इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और कई बार जिलों को सजाने के लिए देता है या कुछ क्रम सजाने के लिए जिसमें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लिख देता है। तो वैसे खैर इसको देखते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है और कौन कौन से जिलों से इसका वास्ता है तो देखें, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, कुल 12 जिलों से है। ठीक है, कुल 12 जिलों से ये प्रवाहित होती है और पटना जिले में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुकी है। ठीक है, और एक अन्य तथ्य देखें इसके बारे में, जैसे ये कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है और बिहार में जो है एक जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर, और वो जो है वो 13 जिलों में बनाया जा रहा है। 13वां जिला कौन सा है? 12 जिले तो ये कॉमन जिले हैं और 13वां जिला जो है वो नालंदा है। ठीक है, वो नालंदा है। आगे देखते हैं हम लोग घाघरा के बारे में। घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी भी कहा जाता है। कहाँ इसका उद्गम देखें, मापचाचुंग ग्लेशियर से, राप्ती नदी बाएं से आती है, टीला सेती, बेरी, शारदा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो ये दरौली जो है, दरौली सिवान जिला के नजदीक बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तथा रिविलगंज जो है, रिविलगंज सारण जिला में है, के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, दरौली और रिविलगंज किससे संबंधित है? ये संबंधित है घाघरा नदी से। सोन नदी के बारे में देखें तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में गोपत, कनहर, उत्तरी कोयल, रेहन, ये सब नदियां हैं। ठीक है, और ये जो है सोन नदी रोहतास जिले के से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी पटना के समीप कहाँ मिलती है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दानापुर के समीप मिलती है। ठीक है, दानापुर के समीप मिलती है। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है, सोन नदी पर। ठीक है, अब कोसी नदी के बारे में देखें। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल गोसाई स्थान नेपाल है। इसकी सहायक नदियों में सन कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती और अरुण कोसी। देखिए जिसमें कोसी कोसी लगा होगा वो तो वैसे भी आप अगर समझना चाहे तो वो कोसी की सहायक नदियां होंगी ही, और इंद्रावती अगर पूछे अलग से तो ये कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, और बिहार के शोक कहा जाता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों में प्रवाहित होती है ये। ठीक है, और कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये 30 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। गंडक नदी के बारे में देखें तो गंडक नदी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। गंडकी, सप्तकोसी,
सप्तगंडकी, गाली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी, ठीक है, सदानीरा, इसका जिक्र है, ठीक है। और गंडक नदी जो है भैंसा लोटन है, जगह बिहार में पश्चिम चंपारण के पास, वहां से बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसका गंडक का भी उद्गम कहाँ है, नेपाल में ही है। काली गंडक, त्रिशूल गंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बूढ़ी गंडक के बारे में देखें तो बूढ़ी गंडक जो है चनपटिया बिहार से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और बागमती, मसान, बलौर, पंडई, डंडा, सिकटा, तिऊर, धनौती, कोहरा, तिलवे, अनजान कोटे, ये सब नदियां बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। और इस नदी को सामान्यतः जो है गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा के रूप में, मतलब गंडक नदी से अलग एक धारा के रूप में इसका विकास देखा जाता है, ठीक है। और गंडक नदी की प्रत्यक्त धारा, और उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में इसको समझा जाता है। यह नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों से प्रवाहित होती है। बागमती नदी के बारे में देखें तो बागमती नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल से है। और कमला नदी का भी उद्गम कहाँ है, महाभारत श्रेणी नेपाल। तो कहाँ बागमती और कमला, इन दोनों का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल में है। अब बागमती नदी की सहायक नदियों को देखें तो लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई, अधवारा, कोला और छोटी बागमती, ठीक है। और ये बागमती नदी जो है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से प्रवाहित होती है। कमला नदी जो है कमला नदी का भी उद्गम वहीं पर है, और इसकी सहायक नदियां सोनी, ढोरी, भूतही बलान, ठीक है। और यह जयनगर जो मधुबनी में है वहां से बिहार में प्रवेश करती है कमला नदी। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिलों से यह प्रवाहित होती है। कुछ अन्य नदियों को देखें तो जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी है, फल्गु नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। लोकायन इसकी सहायक नदियां हैं। ये जो फल्गु नदी है, दो नदियों के संगम के बाद ये फल्गु नदी बनती है, ठीक है। और इस नदी को बोध गया के निकट जो मोहना नदी है, मोहना नदी से मिलने के बाद इसको फल्गु की संज्ञा दी जाती है। निरंजना और लीलाजन इस नदी की मुख्य धारा है। जो बेसिकली निरंजना और मोहना, इन दोनों का संगम होता है, उसके बाद ही ये फल्गु का निर्माण फल्गु के रूप में जानी जाती है, ठीक है। जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी का उद्गम देखें तो पागलझोरा जलप्रपात है। पागलझोरा जलप्रपात, महालदीराम पहाड़ी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। मेची और कंकई इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी बिहार में मुख्य रूप से जो है उत्तर पूर्वी बिहार में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार को प्रभावित करती है। और साथ ही महानंदा जो है इसका जो संगम है गंगा नदी में, वो पश्चिम बंगाल में जाकर होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जाकर होता है। किस जगह पर होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ होता है। ये फरक्का बैराज के नजदीक होता है। पुनपुन नदी के बारे में देखें तो पुनपुन नदी का उद्गम चौराहा पहाड़ी, पलामू, झारखंड में माना जाता है। दीर्घा, मोरहर, रामरेखा इसकी सहायक नदियां हैं। और बिहार में औरंगाबाद और अरवल से प्रवाहित होते हुए यह फतुहा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है कि कहाँ पुनपुन नदी पटना में मिलती है, ठीक है। ये फतुहा के समीप मिलती है। और ये जो पुनपुन नदी है, इसी पुनपुन नदी में जो ये फल्गु नदी है इसका भी संगम हो जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि फल्गु नदी पुनपुन नदी के साथ ही मिलकर गंगा में मिलती है। कर्मनासा नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। और आरा बक्सर से प्रवाहित होती हुई चौसा में गंगा में मिल जाती है। कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम है। किउल नदी के बारे में देखें तो ये टिसरी पहाड़ी से उद्गम है और जमुई और लखीसराय जिले से प्रवाहित होती है। सूरजगढ़ा के निकट गंगा में मिल जाती है। कई बार हो सकता है कि नदी के नाम और संगम स्थल का नाम देकर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये किसका संगम स्थल है, वो कूट को मिलान करे। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये निश्चित तौर पर काफी मददगार साबित होने वाला है। आगे देखते हैं कि नदी किनारे कुछ अवस्थित शहर जो रैंडमली कई बार होता है कि एग्जाम में गलती हो जाती है। तो गंगा नदी से संबंधित है पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर। घाघरा नदी से छपरा, बूढ़ी गंडक से देखें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण। गंडक नदी से हाजीपुर और सोनपुर। फल्गु नदी का देखें तो फल्गु नदी से संबंधित गया। पुनपुन नदी औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना। कमला नदी से मधुबनी और दरभंगा। सोन नदी से पटना, मनेर। महानंदा से देखें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बागमती, दरभंगा, किऊल, लखीसराय। वर्धा नदी से जहानाबाद, ठीक है। और कुछ प्रमुख झीलों को भी हम लोग देख लेते हैं कि
कांवर झील जो है, कांवर झील का महत्वपूर्ण है। और कांवर झील कहाँ है, तो ये बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। और 2020 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था, पहला था ये, ऑलरेडी बता भी दिया है। और साथ ही ये इम्पोर्टेंट है कि एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील है, ये ऑक्सबो लेक जो कहते हैं। ये एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक के रूप में भी जाना जाता है कांवर झील को। ठीक है। ये किस नदी से संबंधित है, ये तो बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से संबंधित है। और शीत ऋतु में साइबेरियाई पक्षी यहाँ पे आते हैं। ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, तो वो सहरसा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है। इसकी आकृति देखें, घोड़े की नाल जैसी आकृति है। और विभिन्न झीलों के निर्माण के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। कुशेश्वर झील देखें तो कुशेश्वर झील दरभंगा में है। और गोगाबिल झील को देखें तो गोगाबिल झील कटिहार को माना जाता है। और यहाँ भी जो कैस्पियन सागर और साइबेरिया से आने वाले पक्षियों का प्रवास स्थल से माना जाता है। और गोगाबिल झील जो है, इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि पहला सामुदायिक झील भी इसे घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जगतपुर झील कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। अनुपम झील कैमूर में है। ठीक है। अजय झील कैमूर में है। मत्स्यगंधा झील सहरसा। खड़गपुर झील मुंगेर। तालबरेला झील वैशाली में। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु जो कार्यक्रम है, उसमें कौन सा झील शामिल है, तो ये जगतपुर का झील, जगतपुर झील जो भागलपुर में है वो शामिल है। और इनमें से जो कांवर झील है, कुशेश्वर झील है और बरेला झील है। ठीक है। जो कांवर झील, कुशेश्वर झील और बरेला झील, ये तीनों जो है, जो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम है उसके तहत संरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि बीपीएससी इस पर क्वेश्चन फ्रेम करे। कुछ बिहार में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो सोन नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना दो नहर का निर्माण किया गया है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ठीक है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। इससे जो प्रभावित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, पूर्वी सोन नहर से समझ ही सकते हैं, गया, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद। और पश्चिमी सोन नहर से बक्सर और भोजपुर। ये जो है बिहार की सर्वाधिक पुरानी सिंचाई योजना है, सोन नहर परियोजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सोन नदी पर डेहरी के पास बांध निर्मित कर दो नहरें बनाई गई, डेहरी के पास, ये जगह का नाम याद रखिएगा। अब कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में देखते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना, इस पर भी दो नहर का निर्माण किया गया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी कोसी नहर से कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं, पूर्णिया और सहरसा। पश्चिमी कोसी नहर से कौन से, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल। ठीक है। और भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और इसमें देखिए, कटैया नामक स्थान पर जो है 30,000 किलोवाट का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। कटैया ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कटैया पर जो जल विद्युत क्षमता है वो कोसी नदी से संबंधित है। ठीक है। गंडक नदी घाटी परियोजना देखें तो ये पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर, जो पूर्वी इससे बेसिकली जो है गंडक नदी जो है, इसे तीन नहर निकाला गया था। ठीक है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। ठीक है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन, ये तीन नहर का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई और अन्य लाभ लिया जाता है। ठीक है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। और इसमें भी पूर्वी और पश्चिम गंडक नहर के रूप में प्रभावित जिले हैं। और भारत नेपाल की ये भी संयुक्त परियोजना है। और भैंसालोटन नामक स्थल पर, ये पता ही है आपको। और 837.8 मीटर लंबा बैराज है वहां पर। कुछ प्रमुख नहरों को देखें तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो कार्यक्रम है, त्वरित सिंचाई लाभ योजना, इसके तहत 99 जो है प्राथमिकता वाले उसको निर्माण योजनाएं को चिन्हित किया गया है। ठीक है। उनमें से दो बिहार में है। कौन कौन से हैं, दुर्गावती जलाशय योजना, एक पुनपुन बराज योजना। ठीक है, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। और आगे देखते हैं कि पश्चिम सोन नहर और पूर्वी सोन नहर सोन नदी से संबंधित है। और देखिए, पश्चिम सोन नहर जो है डेहरी नामक स्थान से, और यहाँ पूर्वी सोन नहर जो है वारुण नामक स्थान से। ये स्थान का नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। त्रिवेणी नहर, जैसे मैंने कहा कि त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये तीन नहर जो है गंडक नदी से निकाले गए थे, तो ये गंडक नदी से संबंधित है दोनों। और देखें, त्रिवेणी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है, और वहीं से ये से निकाली गई है त्रिवेणी नहर को। और जो तिरहुत नहर है, गंडक के समानांतर प्रवाहित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि
कौन सा नहर जो है गंडक के समानांतर प्रवाहित होती है? तो तिरहुत नहर है। और लाभान्वित जिले तो आप सभी को पता है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, ये भी कोसी नदी का है। और हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे से जो है पूर्वी कोसी नहर निकलता है, और हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे से पश्चिमी कोसी नहर निकलता है। राजपुर नहर के बारे में देखें, ये भी कोसी से संबंधित है, और छतरा नहर भी कोसी से संबंधित है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। राजपुर नहर से सहरसा और खगड़िया जिला, और छतरा नहर से जो है नेपाल के मोरंग जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है, छतरा नहर से। कमला नहर कमला नदी से संबंधित है, दरभंगा मधुबनी में सिंचाई की जाती है। सकरी नहर जो सकरी नदी से संबंधित है, नवादा, नालंदा और गया जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और गर्म जलकुंडों को, ठीक है। देखिए, इसमें एक अग्निकुंड याद रखना है हम लोगों को, अग्निकुंड गया में है, ठीक है। और इन 5 के बारे में याद रखना है कि सूर्यकुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड, ये राजगीर में है, ठीक है। सूर्यकुंड, सप्तधारा, देखिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, SSBGN, SSB को गुड नाइट कह दिया आप लोगों ने। ये SSBGN जो है, सूर्यकुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड, ये राजगीर में है, ठीक है। अग्निकुंड गया में है। बाकी जो भी अन्य नाम आएंगे उसको आप इनमें से जो भी अन्य नाम आएंगे उसको मुंगेर में रख दीजिए, ठीक है, वो सही हो जाएगा आपका। जैसे ऋषिकुंड, जन्मकुंड, भीमबान, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, बस्तर कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में है, ठीक है। इसको राजगीर वाले को याद रखना है, और एक अग्नि कुंड को याद रखना है। जो इनमें से एक इंपॉर्टेंट है भीमबान, ये ऑलरेडी पूछ भी चुका है, ठीक है, बीपीएससी में। और ब्रह्मकुंड के बारे में देखें तो ये सर्वाधिक स्थित गर्म जलकुंड है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है, तो राजगीर में स्थित है। आगे देखते हैं प्रमुख जलप्रपात को। तो प्रमुख जलप्रपात में कोकोलत जलप्रपात नवादा में है, बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है, और 47 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआं कुंड कहाँ है? धुआं कुंड रोहतास में है, काव नदी से संबंधित है, नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैमूर पहाड़ी पर स्थित माझर कुंड का विस्तार है ये। सुखलदरी के बारे में देखें, ये भी रोहतास में है, कन्नड़ नदी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, ठीक है, सुखलदरी। राकिम कुंड के बारे में देखें, रोहतास संबंधित है, बैघाट नदी है। देवदारी भी रोहतास में है, कर्मनासा नदी से संबंधित है। माझर कुंड देखें, सासाराम यानी रोहतास में स्थित है। दुर्गावती के बारे में देखें, ये कैमूर में है, और कैमूर में है, और दुर्गावती नदी से संबंधित है। इसका दूसरा नाम खादरको जलप्रपात भी है, ठीक है। करकट कैमूर में, तेलहर कुंड कैमूर में, ओखरिन कुंड कैमूर, झारखंड भोजपुर, ठीक है। और उखरिन कुंड का गोपत नदी और फुलवरिया नदी से संबंधित है, झारखंड। अब कुछ कृषि के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि बिहार की कृषि की विशेषताएं क्या है। जैसे हम लोगों ने कृषि के जलवायु क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, उसी आधार पर कुछ अन्य तथ्यों को भी समझते हैं। जैसे धान के बारे में देखें तो धान जो है कुल कृषि योग्य भूमि के 46% भाग पर होती है, गेहूं 30% भाग पर, मक्का 10% भाग पर, और मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। जौ के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मिलेट्स पर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। दरभंगा जिले में रागी का उत्पादन सर्वाधिक है, रागी यानी मड़ुआ जो हम लोग कहते हैं। मखाना की खेती बिहार में सबसे अधिक होती है। बिहार में सर्वप्रथम जो है कहाँ पर, जो किशनगंज में ठाकुरगंज है, वहां पर चाय बागान की स्थापना की गई थी। जो जूट उत्पादन है, जूट जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है। जो पूर्णिया जिले का जो मोरंगा है, ठीक है, मोरंगा में जूट पार्क की स्थापना भी की गई है। जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और प्रत्येक जिले में जो है 2 ग्रामों को जैविक ग्राम घोषित करने की योजना है। बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर परियोजना शुरू है। ये मैंने बता दिया कि 12 जिले वो हैं जो गंगा नदी से अपनी सीमा साझा करते हैं, और 13वां जिला कौन सा है? 13वां जिला है नालंदा, ठीक है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है एक पौधा है ढैंचा, ठीक है, ढैंचा नामक पौधे की खेती की जाएगी। और औषधीय पौधे की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2008 में जो है नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बिहार में नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत कब की गई? 2008 में की गई।
किस कारण से? तो औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। अब बीपीएससी प्रमुख खनिजों पे भी क्वेश्चन फ्रेम करती हैं। इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि जैसे सोरा सोरा जो है बिहार में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में यह पाया जाता है, और मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय इस पट्टी में सोरा की उपलब्धता है। चूना पत्थर के बारे में देखें तो चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्याचल समूह में पाया जाता है, और इसका जो है उत्तम श्रेणी का चुनाव पत्थर कहाँ पाया जाता है? रोहतास की पहाड़ियों में, कैमूर पठार, मुंगेर में मिलता है। ठीक है। और सोन घाटी के पश्चिम में भी चुनाव पत्थर का विस्तार है। कुल अनुमानित भंडार यहाँ पर कितना है? 21.085 मिलियन टन। ठीक है। पायराइट में बिहार में ही पायराइट की 95% मात्रा है मिलती है, और यहाँ उत्पादन भी बिहार में ही होता है, बिहार के खासकर रोहतास जिले में। और जो पीएसयू है पीपीसीएल पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना रोहतास में की गई है, और रोहतास में जैसे मैंने बता ही दिया यहाँ पर सर्वाधिक भंडार पायराइट का है। आगे देखते हैं अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक नवादा जिले में जमुई के चकाई बटिया और चरका क्षेत्र में मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक मिलता है। ठीक है, रूबी अभ्रक मिलता है। सोना के बारे में देखें तो सोना जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर इसका भंडार है, और इसके अलावा जो है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी है। साथ ही जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है उन्होंने ये बताया है कि राजगीर की कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में भी स्वर्ण भंडार की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। बॉक्साइट के बारे में देखें तो ये मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है, और साथ ही रोहतास जिले में भी मिलता है। क्वार्टजाइट के बारे में देखें तो जमुई और चकाई जो क्षेत्र है उस पर्वत श्रृंखला और मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है। साथ ही लखीसराय, नालंदा जिलों में भी। चीनी मिट्टी का देखें, चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में मिलता है। मैग्नीज के बारे में देखें तो मैग्नीज में जो है पटना, मुंगेर, गया जिला प्रमुख रूप से है। साथ चूंकि ये भी जानना है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका टरबाइन ब्लेड्स बनाने में और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कोयला के बारे में देखें तो भागलपुर और मुंगेर जिले में है इसका कोयला का निक्षेप, और जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है उन्होंने 160 मिलियन टन कोयला होने का अनुमान लगाया है। ठीक है। लौह अयस्क के बारे में समझें तो गया, भागलपुर और जमुई में है। साथ ही गया और जमुई जो है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, गया जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, गया और जमुई में, जबकि भागलपुर में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। तो ऐसा ना हो कि बीपीएससी कहीं इसको एक्सचेंज कर दे। ठीक है। गया जमुई में मैग्नेटाइट, ठीक है, और हेमेटाइट किस्म का लोहा कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। अगला खनिज के बारे में देखते हैं, ग्रेनाइट के बारे में। तो इसका निक्षेप जो है बिहार में भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, नवादा में पाया जाता है। सोपस्टोन के बारे में देखें तो यह इसका बहुत बड़ा भंडार जमुई जिले में भी मिला है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? पेंट उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन के में किया जाता है। स्लेट के बारे में देखें तो खड़गपुर की पहाड़ियों में इसका भंडार है। बेरिलियम के बारे में देखें तो गया जिले में मिलता है, और इसका उपयोग कहाँ मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही कैसे प्राप्त होता है बेरिलियम? तो ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। मोनाजाइट के बारे में देखें तो यह बिहार में गया और मुंगेर जिले में मिलता है। साथ ही मोनोजाइट जो है पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, पैगमेटाइट चट्टान से पाया जाता है। आग्नेय से बेरिलियम और पैगमेटाइट से मोनाजाइट। ठीक है। मोनाजाइट जो है थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टैंटलम का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी कई बार पूछती ही है खनिज से संबंधित प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब खनिज आधारित कुछ उद्योगों को भी हम लोग देखते हैं कि जैसे सीमेंट उद्योग है। ठीक है। सीमेंट उद्योग रोहतास जिला के बंजारी में इसका केंद्र है। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी, सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना, ठीक है, कहाँ है? जो डालमिया नगर में है। अब तो कार्यरत नहीं है हालांकि, लेकिन डालमिया नगर में था। औरंगाबाद में श्री सीमेंट है, जबकि भभुआ में इको सीमेंट की स्थापना है। क्रशर उद्योग देखें तो ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों पर आधारित उद्योग है ये, और दक्षिण बिहार खासकर गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, कैमूर, रोहतास में बृहद पैमाने पर विकसित है ये। इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में देखें तो इंजीनियरिंग उद्योग माल ढुलाई के डिब्बे और तार की रस्सी बनाने हेतु मोकामा में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, BWEL,
कहाँ है? मोकामा में, ठीक है। रेलवे वैगन संयंत्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। क्योंकि ये सब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो निश्चित तौर पर पता होने ही चाहिए, ठीक है। रेलवे वैगन संयंत्र मुजफ्फरपुर में। आर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं, ठीक है। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ है? बरौनी में और मुजफ्फरपुर में। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग दो जगह है। बाटा कंपनी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ खुला है? मोकामा और दीघा में। कांच से संबंधित कारखाना पटना में है, ठीक है। रासायनिक उद्योग के बारे में देखें तो जो बरौनी जो है तेल शोधन कारखाना किसकी मदद से सोवियत जो उस समय का यूएसएसआर था और रोमानिया उसकी मदद से 1964 में स्थापित किया गया बरौनी में तेल शोधन कारखाना। बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है वर्ष 1962 में स्थापित हुआ, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट है। रोहतास में पायलट पीपीसीएल की स्थापना की गई, हमने अभी आगे पहले पढ़ा भी। और पटना में जो है बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, ठीक है, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई, ये याद रखिएगा। कब की गई? 1982 में की गई थी, ठीक है, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। अब खनिज आधारित उद्योगों के बाद जो है देखते हैं वन आधारित उद्योग। तो कागज एवं लुगदी उद्योग है। कागज उद्योग के लिए डालमिया नगर और समस्तीपुर के जितवारपुर में, ठीक है। यह सर्वोत्तम श्रेणी के कागज बनाए जाते हैं। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर में है। लकड़ी उद्योग में देखें एशियन प्लाईवुड जो इंडस्ट्रीज है उसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। और सिगरेट और बीड़ी उद्योग में देखें तो इसका मुंगेर दिलवारपुर में स्थित है। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं चीनी उद्योग के बारे में। तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई? डचों के द्वारा की गई। और डचों के द्वारा कब की गई? 1841 ईस्वी में। प्रथम सफल चीनी मिल कब था? तो 1903 में मरहोड़ा सारण में, ठीक है। पहले किया गया 1841 में डचों द्वारा, लेकिन पहला सफल चीनी मिल कौन सा? 1903 मरौढ़ा सारण में। बिहार राज्य आप लोग कमेंट में बताइए कि मरौढ़ा किस लिए फेमस है, ठीक है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में। बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या 11 है, जो जिसमें 10 मिल ही अभी कार्यरत हैं। चाय के बारे में देखें, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ठाकुरगंज में। रेशम के बारे में देखें तो 3 प्रकार के रेशम होते हैं, मलबरी, तसर और अंडी। और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। जूट के बारे में देखें तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। पूर्णिया के मरंगा में जूट पार्क की स्थापना की गई है। और पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा यहाँ उत्पादन होता है। सूती वस्त्र के बारे में देखें 1970 में बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई 1970 में। और भागलपुर और गया ये महत्वपूर्ण जिले हैं। सीमेंट उद्योग के बारे में देखें रोहतास के बंजारी और डालमिया नगर में। तेल शोधन 1964 में देख ही लिया हम लोगों ने। रेल कारखाना देखें तो मोकामा, मुंगेर और सारण 3 जगह है। मोकामा में BWEL की इकाई है, हमने देखा। मुंगेर जो जमालपुर में क्या है? रेलवे वर्कशॉप स्थापित है 1862 से। सारण मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना है। और सारण के बेला में रेल पहिया कारखाना है, ठीक है। और मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में स्थापित है। इन तथ्यों को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। बिहार में एक नेशनल पार्क है। बिहार में एक जो है नेशनल पार्क है और 12 जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है। उन 12 के बारे में हम लोग देखते हैं। एक जो नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, जो अब टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है, ठीक है। जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। पहला देखते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है? ये गया जिले में है, ठीक है। और 1976 में इसकी स्थापना होती है। भीमबांध ये पूछ भी चुका है बीपीएससी, मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास दोनों उसके पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, 1979 में बना है। नागी और नकटी दोनों जमुई जिले से संबंधित है। ये दोनों अब रामसर स्थल भी हैं। कांवर झील ये पहला रामसर स्थल है, ठीक है, बेगूसराय में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, 1990 में स्थापित किया गया। और भारत में ये अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है।
और बरेला झील वैशाली, रजौली नवादा, घोघा झील कटिहार। ठीक है। अब देखते हैं बिहार में आपदा की स्थिति के बारे में भी 2-3 तथ्य देख लेते हैं हम लोग कि बिहार में जो है बाढ़ से प्रभावित जिलों में देखें तो 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। और राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है उनका उसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। साथ ही वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये फुलवारी शरीफ में है। बाढ़ से संबंधित ये तथ्य थे। भूकंप के बारे में देखें तो भूकंप के 3 जोन में बिहार को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। जोन 3 में कौन सा आता है? बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया। इसको आप लोग जो है एक बार मैप में फिर से देख लीजिए कि किस जोन में जोन 3, 4 और 5 है। ठीक है। जोन 3 में ये जिले हैं। जोन 4 में देखें चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली सहित 13 जिले हैं। और जो तराई बेल्ट है और ऊपर के जो उत्तरी बिहार के क्षेत्र हैं उसमें जो है जोन 5 में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आदि जिले आते हैं। ठीक है। और आपदा प्रबंधन के बारे में देखें तो आपदा प्रबंधन बिहार में 6 नवंबर 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप कब से कब तक के लिए है? 2015 से 2030 तक के लिए है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। और साथ ही जब सेंडाई फ्रेमवर्क था, सेंडाई फ्रेमवर्क जापान में 2015 में ये आयोजित हुआ था और इसी को आधार बनाकर बिहार द्वारा जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप बनाया गया और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो इस तरह से जो है हमने बिहार के ज्योग्राफी के बारे में वन शॉट कुछ चीज़ें जो वैल्यू एडिशन कंटेंट के रूप में है उसको देखने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सफलता में निश्चित रूप से बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो आप लोग के अन्य सुझाव भी आमंत्रित हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव बताएं और साथ ही कनेक्ट रहें और बाय बाय। थैंक यू।